100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ, या उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। नंबर फर्स्ट, प्रोटीन। कल मैंने आपको बोला था प्रोटीन कितना होता है, 1.1 ग्राम। 1.1 ग्राम। काउज मिल्क में कितना होता है, 3.5 ग्राम। कितना होता है, दैट मीन्स काउज मिल्क में प्रोटीन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। शाबाश। उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है इसमें ब्रेस्ट मिल्क में, कल मैंने बोला था दैट इज लैक्टोस। ये क्वेश्चन भी आता है, वहां पे क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, सक्रोस होता है, माल्टोस होता है, गैलेक्टोस होता है, फ्रक्टोस होता है कि लैक्टोस होता है। यू विल राइट लैक्टोस। कितना कंटेंट होता है लैक्टोस का, कल मैंने बोला था दैट इज 7.4 ग्राम। शाबाश। 2 पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड इज फैट। फैट कितना होता है, ब्रेस्ट मिल्क में फैट भी होता है, दैट इज 3.8 ग्राम। वेयर एज इन काउज मिल्क में फैट कितना होता है, 3.7 ग्राम। एक पॉइंट यहां पे याद रखो, सिर्फ एक ही चीज जो होती है ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू काउज मिल्क, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट्स लैक्टोस। बाकी सब चीजें, अगर हम प्रोटीन की बात करें, हम कैलोरीज की बात करें, फैट की बात करें, सोडियम की बात करें, ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, काउज मिल्क में। बट इन ब्रेस्ट मिल्क में सिर्फ एक ही चीज ज्यादा होती है, दैट इज 7.4 ग्राम, दैट्स लैक्टोस। आया समझ। फैट होता है ब्रेस्ट मिल्क में 3.8 ग्राम। अब कैलोरीज कितनी होती है इसमें, हाउ मच कैलोरीज और एक 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी ऑफ 65 किलो कैलोरीज। आया समझ। बट काउज मिल्क जो होता है दैट प्रोवाइड 67 किलो KCal। आया समझ। और एक बात हमने यहां पे पढ़ी थी कि जो ये होता है काउज मिल्क जो होती है, सॉरी ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा होता है, AC याद रखना है आपको। काउज मिल्क में सबसे कम विटामिन कौन सा होता है, दैट्स AC। ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा कौन होता है, AC। अब ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा जो विटामिन है वो डिफिशिएंट होता है, दैट इज B and K। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था जो दैट्स वाई जब एक बेबी बोर्न होता है उसको हम 2 चीजें ज्यादातर देते हैं, एक देते हैं विटामिन डी और विटामिन के देते हैं। विटामिन के हम BCG OPV और हेपेटाइटिस B वैक्सीन के साथ ही देते हैं। इन साथ हम तुम शोज देवा उसी टाइम हम कौन सा इसको इंजेक्शन देते हैं, वो ये विटामिन के। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि अगर बर्थ वेट है, अगर बेबी का बर्थ वेट है मोर देन 1 kg, फिर हम देंगे 1 mg इंट्रामस्क्यूलर। अगर बर्थ वेट है बेबी का लेस देन 1 kg, फिर हम देते हैं कितना, 0.5 mg। आया समझ। IM देते हैं, कहां पे देते हैं, वेस्ट्रस लैटरल साइड पे। समझ आया। अब यहाँ पे और एक चीज याद रखो, अगर याद है क्यों थोया तिल थोयू, ये नहीं पूछा जाता है, ये स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर किसी एग्जाम ये पूछा जा सकता है वहां पे कि जो विटामिन डी है इकोतश प्रोवाइड करा किस बेबी। याद रखना टिल द एज ऑफ 1 ईयर, एक यानी इन्फेंट की एज तक, उस इन्फेंट वहां तक हमें विटामिन डी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, विटामिन डी देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, दैट इज 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। कितना देना है, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। आया समझ आया।
यस सर। उसके बाद हम कितना देना पड़ता है? 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। आया समझ? यस सर। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है। वाई डू वी प्रेफर ब्रेस्ट फीडिंग, हम ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग क्यों प्रेफर करते हैं, वाई डू वी प्रेफर। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, ये होलसम फूड होता है फॉर द बेबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसम फूड? होलसम फूड जो एज पर रिक्वायरमेंट है बेबी को, जो बेबी को रिक्वायरमेंट है, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट एक बेबी को है, वो सब चीजें ब्रेस्ट मिल्क में होती है। That's why it is considered as the wholesome food for the baby. समझ आ रही है? यस सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है it lowers या it decreases the risk of infection. इससे रिस्क ऑफ इंफेक्शन बोथ फॉर द बेबी एज वेल एज मदर वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में एक एंटीबॉडी होती है, दैट एंटीबॉडी इज नोन एज IgA। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या कौन सा टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आया समझ? कौन सी एंटीबॉडी होती है प्रेजेंट ब्रेस्ट मिल्क में? आज से याद रखो IgA। और इसमें कुछ लाइसोजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इस ब्रेस्ट मिल्क में। दैट्स व्हाई ये प्रोटेक्ट करता है एक बेबी को अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इंफेक्शंस, डिजीज। आया समझ? और एक चीज होती है दैट्स कॉल्ड लैक्टोफेरिन। ये लैक्टोफेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस नहीं होते हैं। फिर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस। आया समझे? पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है दैट इज द होलसम फूड फॉर द बेबी। इसमें सारा कुछ होता है, सारा कुछ कंटेंट होता है जो एक बेबी को नीड होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होलसम फूड फॉर द बेबी। सेकंड हमने पढ़ा, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंफेक्शंस, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, इसमें IgA एंटीबॉडी होती है, एंड इट आल्सो कंटेन्स सर्टेन types of good substances like lactoferrin which prevents or protects the baby against the intestinal infections. आया समझ? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। और एक चीज यहां पे याद रखो, जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज DHA। That substance is known as DHA, means docosahexaenoic acid. DHA, docosahexaenoic acid. Our breast milk contains a good amount of docosahexaenoic acid. ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, क्या? कौन सा सब्सटेंस? DHA, डोकोसाहेक्साenoic एसिड, जिससे क्या होता है? CNS डेवलपमेंट होती है एक बेबी की। That's why breast milk is mandatory till the age of 6 months, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक डोकोसाहेक्साenoic एसिड, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो डेवलप हो जाता है, प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। आया समझ? क्लियर हो गया? यहां तक एक क्लियर है? अब कितने सब्सटेंसेस हमने पढ़े? एक लैक्टोफेरिन। अगर वहां पे आया तो ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोफेरिन होता है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
लाइक द एग्जाम्स इन जेकेएसएस, जो जेकेएसएस भी एग्जाम्स जो है ना, वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है तक प्रिंसिप। जो लैक्टोफेरिन हमारे ब्रेस्ट मिल्क में जो होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डीएचए डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड जो होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द CNS disorder that helps in central nervous system development. आया समझ? आया समझ? और एक सब्सटेंस होता है इसमें, that's called PABA, PABA। दो सब्सटेंस, एक हमने पढ़ा DHA, दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? PABA। माइक बंद रखो, शोर आ रहा है किसी का। PABA, DHA and PABA। PABA क्या होता है? This PABA is known as para amino benzoic acid। पहला था हमारा डकोसा हेक्सोनोइक एसिड, सेकंड कंपोनेंट इज पाबा पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। ये भी ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है पाबा। व्हाट इट, ये क्या काम करता है? ये काम करता है क्या? इट प्रिवेंट्स द बेबी, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम मलेरिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो पाबा प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, ये एक बेबी को किसके अगेंस्ट बचाता है, प्रोटेक्ट करता है? दैट्स मलेरिया। आया समझ? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के क्या टाइप्स है? ब्रेस्ट मिल्क के क्या टाइप्स है? ये इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं और एक नाम, दैट इज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी। ये पॉइंट याद रखो। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कंसिडर्ड किया जाता है एज द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी। व्हाई सो? बिकॉज इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। क्यों? और एक चीज, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल में ही ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है एंटीबॉडी IgA। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, बिकॉज it contains high content of the antibody IgA। क्लियर है? Yes, sir. हम पढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल। और एक पॉइंट यहां पे याद रखोगे, कोलेस्ट्रॉल इज द फर्स्ट मिल्क आउटपुट ऑफ मदर। मिल्क आउटपुट ऑफ मदर, आउटपुट ऑफ मदर, यानी जो मां को पहला दूध निकलता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट मिल्क आउटपुट ऑफ मदर इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। जो पहला मिल्क एक बेबी को निकलता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अब कितने डेज तक ये कोलेस्ट्रॉल निकलता है? ये दूध कितने डेज तक निकलता है? इट इज 3 to 4 days। जो मां को 3 से 4 दिन तक दूध निकलता है आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी, उस दूध को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। आया समझ? एंड दिस कोलेस्ट्रॉल it is called the first immunization of baby because it contains high content of the antibody IgA। Remember one more point, it is also called G, Sure. it is also called the first meal of baby। first meal of baby।
सर वैसे आ रही है आपकी। मैं बोल रहा हूं हम पढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम में हमने पहला पॉइंट पढ़ा, कोलेस्ट्रम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी। क्यों? क्योंकि इसमें IgA एंटीबॉडी ज्यादा होती है। फर्स्ट मिल्क आउटपुट ऑफ द मदर जो पहले कितने डेज तक निकलता है? 3 to 4 डेज तक। जो पहले 3 to 4 डेज तक निकलता है, यानी 1 से 3 दिन या 1 से 4 दिन तक जो दूध निकलता है, दैट्स कॉल्ड कोलेस्ट्रम। सर आपकी वॉइस क्या आ रही है क्लियर? कोलेस्ट्रम, यस सर। आया समझ? आ रही है। यस सर। मुझे लगता है ये आपके वहां नेटवर्क इशू है, ठीक है। क्या इसके बाकियन कुछ स्टूडेंट्स है जिनको नहीं आ रही है, बाकियन या मी आवाज सारनी कहीं। अगर आया समझ? उसके बाद अब ये मिल्क जो है ये कैसा होता है, ये दिखता कैसे है? नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप याद रखोगे, ये थिक होता है। क्या होता है? थिक एंड येलोविश। थिक होता है और येलोविश है, थिक और येलोविश। आया समझ? हो गया जी कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम याद रहा? यस सर। उसके बाद है ट्रांजिशन मिल्क। क्या है? ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल मिल्क, ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क। ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होता है जो कब निकलता है? 4 डेज आफ्टर कोलेस्ट्रम। आफ्टर कोलेस्ट्रम 4 डेज से 10 to 14 डेज। फॉर एग्जाम्पल आज से 4 दिन पहले बेबी बोर्न हुआ है, ठीक है। 4 दिन तक क्या कौन सा दूध निकलेगा? कोलेस्ट्रम। 4 दिन से क्या निकलेगा फिर? 10 या 14 दिन तक ट्रांजिशन मिल्क। क्या निकलेगा जी? हेलो, ट्रांजिशन मिल्क। कौन सा मिल्क निकलेगा? ट्रांजिशन मिल्क। ये जो मिल्क होता है, ट्रांजिशन मिल्क जो होता है, ये थिनर होता है, इशासा टोन, क्या चासा टोन, लाइटर इन कलर। बस इसमें आपको यही याद रखना है। ट्रांजिशन मिल्क आप इसको क्यों बोलते हैं, उससे पहले आप और एक टाइप पढ़ो, दैट इज कॉल्ड मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। जो कब निकलता है? अब 1 से 4 दिन कौन सा दूध निकला? कोलेस्ट्रम। 4 से 14 दिन कौन सा निकला? शाबाश, वेरी गुड। अब जो 2 वीक्स के बाद जो दूध निकलेगा, आफ्टर 2 वीक्स, यानी 14 दिन के बाद जो दूध निकलेगा एक मदर को, दैट ब्रेस्ट मिल्क इज नोन एज मैच्योर मिल्क। क्या बोलते हैं उसको? मैच्योर मिल्क। ये जो मैच्योर मिल्क, ये भी थिन होता है और वाटरी होता है। इस भाषा आब, दिस इज कॉल्ड मैच्योर मिल्क। आया समझ? ये 3 मेन टाइप्स होते हैं किसके? ब्रेस्ट मिल्क के। अब मैंने बोला ट्रांजिशनल मिल्क को ट्रांजिशनल मिल्क क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क को इसलिए ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं क्योंकि वो कब निकलता है? वो निकलता है कोलेस्ट्रम और मैच्योर मिल्क के दरमियान। क्लियर है? उसके बाद इन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? और एक टाइप ऑफ मिल्क निकलता है, दैट्स कॉल्ड प्रीटर्म मिल्क। प्रीटर्म मिल्क उस मदर में निकलेगा जिसमें प्रीटर्म डिलीवरी हुई होगी, या यम सातन अख बेबी जे, कुछ बेबी जे प्रीटर्म बेबी, यानी उस टाइम ब्रोह जे, यानी जो बेबी बिफोर 37 वीक से पहले जन्म लेगा, उस मदर में कौन सा मिल्क निकलेगा? उसको हम बोलेंगे प्रीटर्म मिल्क। क्या बोलेंगे? प्रीटर्म मिल्क। ये प्रीटर्म मिल्क जो होता है, इसमें 5 चीजें सबसे ज्यादा होती है। इसमें दिस प्रीटर्म मिल्क
प्री टर्म, ये लिख के रखो आप, प्री टर्म मिल्क इज रिच इन, किस में रिच होता है? नंबर फर्स्ट, इसके लिए निमोनिक एक याद रखो आप, SIP, सिप FIC, फिक, सिप फिक, SIP FIC, SIP FIC। अब SIP FIC, S मीन्स सोडियम, सोडियम ज्यादा होता है। I मीन्स आयरन, P मीन्स पोटेशियम, P मीन्स पोटेशियम, P मीन्स पोटेशियम, पोटेशियम, शाबाश। F मीन्स फैट, I मीन्स IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंड C मीन्स कैलोरीज, इसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती है। क्यों? प्री टर्म बेबी को कैलोरीज ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू टर्म बेबी। आया समझ? SIP FIC, ठीक है यहां तक? सर I indicates, जी, I indicates I indicates iron, iron, okay sir, P indicates potassium, F indicates fat, I immunoglobulin, IgA, C means calories। ये आया समझ यहां तक? जी सर। और दो टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के। असल में ब्रेस्ट मिल्क के तीन ही टाइप्स है। वन इज कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क। प्री टर्म मिल्क उस बेबी उस मदर में निकलेगा जिसकी प्री टर्म डिलीवरी होगी। और दो टाइप्स होते हैं, वन इज फोर मिल्क एंड द सेकेंड वन इज हैंड मिल्क। फोर जहां पे भी वर्ड आएगा ना, फोर मीन्स स्टार्टिंग या बिफोर, हैंड मीन्स आफ्टर यानी द एंड। फोर जहां पे भी वर्ड आएगा इट मीन्स स्टार्टिंग, हैंड जहां पे भी वर्ड आएगा इट मीन्स द एंड। अब मतलब क्या है इसका? पहले हम उठाएंगे फोर मिल्क। अब जो मदर है, शी इज फीडिंग द बेबी, फीड करना वाला बेबी। जब वो फीड स्टार्ट कराएगी, क्या कराएगी? स्टार्ट कराएगी। एट दैट टाइम जो मिल्क निकलेगा उसको हम बोलेंगे फोर मिल्क, यानी द बिगिनिंग ऑफ। फोर मिल्क कब निकलता है? बिगिनिंग ऑफ। ये जरूरी नहीं है कोलेस्ट्रम है, ट्रांजिशनल मिल्क है, मैच्योर मिल्क है। जब भी जो मदर है वो एक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएगी, जो उसका स्टार्टिंग पार्ट होगा या बिगिनिंग पार्ट जो होगा, उस बिगिनिंग पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फोर मिल्क। अब ये डिवाइड क्यों हम कर रहे हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि जब ये फोर मिल्क निकलता है, इसमें लैक्टोज भी होता है, इसमें लैक्टोज भी होता है, इसमें विटामिन्स भी होते हैं, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। बट हमेशा याद रखना, फोर मिल्क डज नॉट कंटेन फैट। फोर मिल्क में फैट नहीं होता है। यानी बिगिनिंग पार्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो बिगिनिंग पार्ट होती है उसको हम बोलते हैं फोर मिल्क, उसमें फैट कंटेंट नहीं होता है। इसलिए जो फोर मिल्क होता है इसका काम सिर्फ होता है बच्चे की प्यास जो है वो खत्म करना, इसे सिर्फ बच्चा मिटावा। आया समझ? अब जो हैंड मिल्क में विटामिन भी होता है, मिनरल्स, एंड हैंड मिल्क कंटेन्स हाई कंटेंट ऑफ फैट। इसमें फैट हाई कंटेंट में होता है। समझ आया? रिपीट। हम पढ़ रहे हैं फोर मिल्क और हैंड मिल्क, ठीक है?
Yes, sir. मैंने बोला जब एक मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएगी, उसने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल उसने अभी स्टार्ट किया ना स्टार्ट, जो ये पहला पार्ट है, बिगनिंग पार्ट जो है, जो इसके दौरान जो बिगनिंग स्टार्ट में जो दूध निकलेगा ना, उस दूध को हम बोलते हैं फोर मिल्क। क्या बोलते हैं हम? फोर मिल्क। फोर मिल्क में विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, लैक्टोज भी होता है। फोर मिल्क में जो चीज कम होती है, जो चीज नहीं होती है, दैट इज फैट, दैट इज फैट। बट इन केस ऑफ हैंड मिल्क, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपको बेबी को कराना है 10 मिनट तक आपको उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है? जो पहले 5 मिनट है उसमें कौन सा दूध निकलेगा? फोर मिल्क। जो लास्ट के 5 मिनट है उसमें क्या निकलेगा? हैंड मिल्क। हैंड मिल्क और फोर मिल्क में क्या फर्क है? हैंड मिल्क में फैट होता है, लेकिन फोर मिल्क में ज्यादा फैट नहीं होता है, यही फर्क है। आया समझ? सर जो फोर मिल्क है इसमें क्या क्या विटामिन और क्या क्या प्रेजेंट? मिनरल्स और लैक्टोस होता है। लैक्टोस। ओके सर इसमें फैट प्रेजेंट होता है। जी, हैंड मिल्क में फैट। वहां पे आ सकता है क्वेश्चन कि फैट किस टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में ज्यादा प्रेजेंट होता है, आपको लिखना है हैंड मिल्क। मिल्क। आया समझ? अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। उससे पहले हम यहाँ पे पहले कुछ चीजें आप याद रखो, और कि एक मदर जो है, अगर उसको अपनी लैक्टेशन है, लैक्टेशन बोलते हैं जो दूध बच्चे को जो दूध देती है ना, तो लैक्टेशन क्या है? सिंथेसिस से लेकर इजेक्शन तक जो दूध निकल रहा है, बनने से निकलने तक, इस पूरे प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं। इस लैक्टेशन को मेंटेन करने के लिए एक मदर को जरूरी है कि इनस कत्या लाइट पर डे अकिस बच्चस दूध दून। इस थाउन याद, एक बच्चे को पर डे कितनी देर तक इसको क्या करना है? दूध देना है। ये हमेशा याद रखना, 8 to 10 टाइम्स पर डे, 8 to 10 टाइम्स पर डे। एक बच्चे को हमेशा याद रखना कि एक मां को एक बच्चे को कितनी देर तक कितने टाइम्स दूध देना है? 8 to 10 शाबाश, 8 यहाँ पे आप और एक पॉइंट याद रखो कि नाउ द क्वेश्चन इज कि कितनी देर तक देना है। अगर हम 8 से 10 टाइम्स देते हैं, 10 टाइम्स हम देते हैं, कितनी देर तक देना है ऑन ईच ब्रेस्ट? ठीक है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे याद रखो 5 to 10 मिनट ऑन ईच ब्रेस्ट, माइक बाउंड रखो, ऑन ईच ब्रेस्ट 5 to 10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट एक ब्रेस्ट से देना है, 5 से 10 मिनट फिर दूसरे ब्रेस्ट से देना है। आया समझ? यस सर। समझ आया? यस सर। क्लियर हो गया ये? यस सर। उसके बाद हम जल्द से पढ़ेंगे व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशन। जो हमने पढ़ा है ना ये ब्रेस्ट फीडिंग, अल्लाह ताला के फजल से एमस पे होते अख ऑब्जेक्टिव थे, अगर तो ये सलम याद थो अख ऑब्जेक्टिव पे एमस। अगर तो टारगेट हाई बुक ना स्कूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग तक पे अलग अलग टॉपिक वाइज दित, स्कूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग हुन पार्ट तमिस पे तमिस कह क्वेश्चन। अब कंट्रा इंडिकेशंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के? कंट्रा इंडिकेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज एब्सोल्यूट, कल भी मैंने बोला था एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन। सेकंड वन इज रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन मीन्स हमें कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं देनी है, समझ आ रही है? वेयर एज रिलेटिव में हम सिर्फ थोड़ा सा एहतियात करते हैं, अगर पॉसिबल है फिर देंगे, अगर पॉसिबल नहीं है फिर नहीं देंगे। बट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट हमें कभी भी मां का दूध नहीं देना है। व्हाट आर दोज कंडीशंस जिनमें टोटली हमें नहीं देना है? हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस क्या है। एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की? यहां पे पहली बीमारी आप याद रखोगे, दैट्स कॉल्ड गैलेक्टोसीमिया।
Galactosemia is the absolute or complete contraindication of breastfeeding. Now the question arises कि क्यों ये contraindication है? Galactosemia जो है, ये जो गैलेक्टोसीमिया है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? इसमें होता क्या है? इसमें होता है ये, जो एक बेबी होती है या जो एक बेबी होता है, वो गैलेक्टोस को यानी कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को, गैलेक्टोस, क्योंकि गैलेक्टोस ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है या मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है. क्यों मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है? फिर से मैं बोलता हूं, गैलेक्टोसीमिया इज कंप्लीट और द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. व्हाई? क्योंकि इसमें एक बेबी जो है वो शुगर को, कार्बोहाइड्रेट, गैलेक्टोस को या ग्लूकोज को वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है. क्यों मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है? बिकॉज ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है? देयर इज डिफिशियंसी ऑफ गॉल्ट, GALT, गॉल्ट. गॉल्ट एक जीन होता है या एक एंजाइम होता है जो गैलेक्टोस को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. जब एक बेबी में ये एंजाइम डिफिशिएंट होगा, उसमें क्या होगा? उसमें जो ब्रेस्ट मिल्क है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, उससे उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स व्हाई इट बिकम्स द कंप्लीट कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस. या जो तो सारनी पाए लैक्टोज इंटॉलरेंस. लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, जिस तरह गैलेक्टोस है. लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी जो लैक्टोस होता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता है. ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. चलिए जी थर्ड वन इज फिनाइलक्यूटिनेरिया. ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. फिनाइलक्यूटिनेरिया में क्या होता है? एमाइनो एसिड्स रिप्लेस हो जाती है, जिससे क्या होता है? पूरे जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाती है. जब एक जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाती है, उसमें भी क्या होता है? ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बन जाता है. इससे भी क्या होता है? फिर ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. उसके बाद फोर्थ वन, मदर ऑन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी. ये क्वेश्चन आता है. वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इफ द मदर इज ऑन कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, शुड वी ब्रेस्ट फीड द बेबी और नॉट? You will write no, because mother on chemotherapy or radiation therapy becomes the contraindication for breastfeeding. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. अब अगर एक मदर को टीबी है, क्या है? टीबी है. क्या हम एक बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? नो. यहां पे पॉइंट याद रखो, ब्रेस्ट फीडिंग जो है शुड बी अवॉइडेड. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर एट लीस्ट. अगर एक मदर है जिसको टीबी है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी है for at least 2 weeks. ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं वो 5 देते हैं. क्या देते हैं? रिफेम्पाइसिन, आइसोनियाजिड, और क्या देते हैं?